हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ वो आप लोग देख रहे होंगे। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेचुरल रीजन्स के अंदर हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन के बारे में हमने बात की थी, यानी कि गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जो कुदरती प्रदेश है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगला है आपका सवाना कुदरती प्रदेश या सवाना और सूडान क्लाइमेट टाइप नेचुरल रीजन है। ये कहाँ पे मिलता है? सवाना और सूडान क्लाइमेट की अगर हम बात करें, सवाना और सूडान आबोहवा की स्थितियां जो है ये ट्रांजिशनल यानी कि ये मध्य आबो हवा बताते हैं। किसके मध्य की? ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय जंगल और साथ ही साथ जो गर्म रण प्रदेश हैं, हॉट डेजर्ट्स हैं, उसके बीच का जो ट्रांजिशनल जो क्षेत्र होता है, ट्रांजिशनल जो रीजन होता है, उसको ये जो सवाना और सूडान वाले जो क्षेत्र है वो उसको प्रदर्शित करते हैं। मेनली अगर हम देखें ये कहाँ पे कन्फाइंड है, तो ट्रॉपिक्स के अंदर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है, यानी कि कर्क वृत्त यानी मकर वृत्त के बीच में मुख्यतः ये देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे ड्राई और वेट सीजन जो है वो एक इसका डिस्टिंक्टिव फीचर हमें देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से इसे सूडान क्लाइमेट बोलते हैं। मेजरली इसका विस्तार अगर हम विश्व के अंदर बात करें तो ये विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको सूडान आबो हवा की स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। तो ये आप देखोगे कि जनरली जो महाद्वीप है उनके बीच वाले आंतरिक जो भाग है वहां पे इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। दरियाई किनारे पे इसका विस्तार हमें इतना देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि कानोज है, सिल्सबरी है, कंपोज है, लानोस है, फिर ये आपको तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है वहां पे इसका विस्तार देखने के लिए मिल रहा है। इस बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्ट अफ्रीकन सूडान में हमें देखने के लिए मिलता है। इसका एक साउथवर्ड कर्व है, एक दक्षिणी की तरफ इसकी मोड़ जो है, कर्व जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसके नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इसका नाम लानोस है। लानोस कहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका के जो उत्तरी भाग है यानी कि ओरिनिको जो बेसिन वाला एरिया है वहां पे इसे लानोस बोलते हैं। वहीं पे ब्राजील जो देश है वहां पे इस क्षेत्र में उगने वाले जो घास, क्योंकि सूडान आबो हवा की स्थिति की अगर हम बात करें, सूडान क्लाइमेटिक रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वाला जो रीजन है इसे आपके कंपोज बोला जाता है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमें ये इसके उत्तरी जो भाग है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर वृत्त पास हो रही है ऑस्ट्रेलिया में से, वहां पे भी इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ के क्लाइमेट की अगर हम बात करें, यहाँ के आबो हवा की अगर हम बात करें तो हमें किस प्रकार का आबो हवा देखने के लिए मिलती है? हॉट रेनी सीजन देखने के लिए मिलता है, कूल एंड ड्राई सीजन देखने के लिए मिलता है। मेनली दो सीजन प्रोमिनेंट है यहाँ पे। रेनी सीजन है यानी कि बरसात का मौसम है, जो कब होती है? उन्हाड़े के टाइम पे होती है, गर्मियों के टाइम पे होती है, और तब गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तापमान बहुत ज्यादा होता है। वहीं पे हम शाड़े की बात करें, अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन जो है सूखा होता है, शाड़ा जो है सूखा होता है, यानी कि शाड़े के टाइम पे बरसात हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती। इन जनरल सामान्यतः यहाँ पे अगर हम बारिश करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मई में बरसात शुरू होती है गर्मियों के टाइम में, और सितंबर तक हमें ये बारिश देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा पूरे वर्ष भर अगर हम देखें तो कूल और ड्राई सीजन हमें देखने के लिए मिलता है। यहीं पे अगर हम देखें एनुअल रेनफॉल कितना हमें देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि वार्षिक बरसात कितनी होती है, तो कानोज जो कि नाइजीरिया के अंदर है, यहाँ पे हम देखें तो वार्षिक बरसात लगभग 34 इंचेस हमें देखने के लिए मिलती है। और इसी के अलावा आप अगर गामीबिया के अंदर बाथरस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश लगभग 48 इंचेस तक देखने के लिए मिलती है। काराथोम सूडान में करीब 5 इंचेस तक का रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलता है। तो टोटल हमें इस तरीके की जो बारिश है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे होने वाली जो बारिश है, यहाँ पे होने वाली जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है
वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप की होती है, मॉनसून प्रकार की क्लाइमेटिक सिचुएशंस हमें देखने के लिए मिलती है। सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अक्टूबर से मार्च के महीने में हमें यहाँ पे बारिश देखने के लिए मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में सेल्सबरी है, ये रोडेशिया में है। यहाँ पे वार्षिक बरसात, एनुअल जो रेनफॉल है वो 32 इंचेस हमें देखने के लिए मिलता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मिलने वाले तापमान की। तापमान की अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो पूरे साल का जो तापमान है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है, वार्षिक तापमान की जो दर है, स्थिति जो है वो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें देखने के लिए मिलती है। और ये रेंज जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये रेंज बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ये वार्षिक उच्चतम और न्यूनतम वार्षिक जो तापमान है, उस सरेराश जो तापमान है उसके अंदर अंतर बढ़ता है। यानी कि एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है वो बढ़ती भी हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे कैसी बारिश हो रही है, कौन से महीने में, उसका एक हम ग्राफ देख लेते हैं। ये है आपका सवाना में सूडान, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी हेमिस्फीयर में। और ये कहाँ का दिया है, ये है नाइजीरिया के अंदर कानो का, जो कि 1539 फीट की ऊंचाई पर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन, वार्षिक बरसात 34 इंचेस तक देखने के लिए मिलती है। और एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है, वार्षिक तापमान की अगर हम बात करें, तो वो हमें यहाँ पे 17 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि सबसे ज़्यादा 89 डिग्री और मिनिमम जो है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अभी ये कहाँ पर है, नाइजीरिया के अंदर, कॉन्गो की अगर हम बात करें तो ये आपका कॉन्गो है नाइजीरिया के अंदर, ये वाला। तो यहाँ पे इस तरीके की आपको तापमान और बरसात की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। अब महीनों के अनुसार अगर हम बारिश देखें, तो बारिश कौन से महीनों में आपको देखने के लिए मिल रही है, जनवरी, फरवरी और थोड़ी मार्च के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है, और दिसंबर। ठीक है, इन महीनों में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बारिश देखने के लिए मिलती है, जबकि ये जो गर्म महीने हैं यहाँ पे हमें बारिश देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रही है। और उच्चतम मैक्सिमम रेनफॉल कितना होता है, 7 इंचेस तक, 7 इंच तक हमें बरसात यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है, दे डू नॉट कोइंसाइड विद द पीरियड ऑफ द हाईएस्ट सन। ठीक है, जब सबसे ज्यादा सूरज होता है तब सबसे ज्यादा तापमान की स्थिति हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। यानी कि ये हम यहाँ पे तापमान का बेल्ट अगर हम देखें, तापमान किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उच्चतम तापमान जो है ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के टाइम में हमें ज़्यादा तापमान यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी में ज़्यादा तापमान देखने के लिए मिल रहा है, जबकि जून, जुलाई में हमें यहाँ पे कम तापमान जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसके साथ कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्थिति कहाँ पर है आपकी, ये आपके सेल्सबरी रोडेशिया में है, जो कि 4435 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन, वार्षिक जो बरसात है वो 32 इंचेस होती है। यहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और सेल्सबरी रोडेशिया की अगर हम बात करें, सेल्सबरी रोडेशिया कहाँ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में क्या होती है, यहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में ना, जब, और इस टाइम पे मई, जून, जुलाई में यहाँ पे क्या होता है, शाला होता है, विंटर्स होती है। तो बारिश कब हो रही है, गर्मियों के अंदर हमें बरसात देखने के लिए मिल रही है। वहीं हम उत्तरी गोलार्ध के अंदर कानो, नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं कानो, नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो बारिश है वो किस टाइम पे देखने के लिए मिलती है ज़्यादा, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो गर्मी वाले महीने हैं। ठीक है, और वहीं पे सर्दी वाले जो है वो बारिश रहित होते हैं। ऐसे ही आप तापमान देखोगे तो बारिश के टाइम पे तापमान कम होता है, और अदरवाइज जो उच्चतम तापमान है वो मार्च, अप्रैल के टाइम पे मैक्सिमम तापमान हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि करीब 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ऐसे ही आपके अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी तापमान होता है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये कहाँ पर है, ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर है।
और ये सेल्सबरी, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ये कौन सा, ये कानो है, और ये इसलिए एकदम उल्टा आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बार ग्राफ को देखते हैं तो एकदम उल्टा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे साइड में बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो महीने हैं ये कौन से महीने हैं, ये गर्मी के महीने हैं, उन्हाड़े के महीने हैं, समर सीजन के हैं, जबकि यहाँ पर ये वाले महीने जो है ये गर्मी के समर सीजन के हैं। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दी होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी होती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में और गर्मी होती है। तो एकदम उल्टा सीजन जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये इस तरीके की यहाँ की जो क्लाइमेटिक सिचुएशन जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब हम यहाँ पे बात करें कि डे और नाइट के अंदर टेम्परेचर कैसा होता है, तो डेज आर हॉट, दिन के टाइम पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, दोपहर के टाइम पे तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि रात जैसे जैसे होती है तो तापमान कम हो जाते हैं यहाँ पे, और रात के टाइम पे तापमान 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाता है, और कई बारी रातों को फ्रॉस्ट भी, यानी कि पाला जो है, धुंध जो है, ये भी हमारी कॉमनली यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। यानी कि दैनिक तापांतर की अगर हम बात करें तो दैनिक तापांतर हमें सूडान प्रकार के आबोहवा के प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर एक्सट्रीम डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये एक्सट्रीम डायurnal रेंज लिखा है, DIURNAL डायurnal रेंज। अब यहाँ पर बहने वाली जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, उनकी बात करते हैं तो मेजरली जो विंड या जो पवनें इस क्षेत्र के अंदर प्रिवेल करती हैं वो हैं ट्रेड विंड्स, यानी कि व्यापारिक पवनें हमें देखने के लिए मिलती हैं, और ये समर सीजन के अंदर, उन्हाड़े के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ज़्यादा तेज होती हैं, और जबकि शारे के अंदर इनका प्रभाव हमें कम देखने के लिए मिलता है, और ज़्यादातर इसका प्रभाव दरियाई किनारे वाले क्षेत्रों पे हमें देखने के लिए मिलता है, और आंतरिक जो भाग है वहां पे हमें इनका प्रभाव कम देखने के लिए मिलता है। वहीं पे हम वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। सहारा डेजर्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिनिया कोस्ट के ऊपर ड्राई डस्ट लेडन विंड्स पहुंचती है, सूखी की और धूल भरी आंधियां आती है, जिसे हरमट्टान बोला जाता है। ये जो सूखी की धूल भरी आंधी यहाँ पे जब आती है तो उससे दरियाई किनारे वाले जो क्षेत्र है वहां पे क्या होता है, वातावरण के अंदर आबोहवा ज्यादा होती है, वातावरण के अंदर भेज की मात्रा ज्यादा होती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा नीरस होता है। तो वहां पे जब गर्म हवाएं आती है तो उसको सुखा देती है, तो या इनको इसलिए डॉक्टर विंड भी आपके बोला जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी जो है वो रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, और ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो रिड्यूस करती है उसका इसके एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये तो यहाँ का आबोहवा हुई, क्लाइमेट हुई। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, कुदरती वनस्पति किस प्रकार की मिलती है इस क्षेत्र के अंदर, उसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुदरती वनस्पति। क्यों कुदरती वनस्पति इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुदरती वनस्पति के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है इस क्षेत्र का नाम? इस क्षेत्र का नाम है सवाना। ठीक है, सवाना क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लंबी कहते हैं घास मिलती है, ठीक है, जिसे हम सवाना बोलते हैं, और ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जिनकी मिलने की वजह से इनसे ये सवाना बोला जाता है। इसको पार्कलैंड या बुश वेल्ड भी आपके बोला जाता है। इन घास के मैदानों में पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है, छुटपुट स्कैटर्ड एक बिखरे हुए पेड़ देखने के लिए मिलते हैं, और उनकी भी हाइट जो है हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे मिलने वाले वृक्षों की अगर हम बात करें, पेड़ों की अगर हम बात करें, तो डेसिडुअस ट्रीज हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि पानखर के जंगल देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो पानखर के जंगल हैं या पानखर वाले जो वृक्ष हैं, जैसे कि खास करके अकाशिया या बबूल का, कीकर का पेड़ हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सर्दियों के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे, शाड़े के टाइम पे, क्योंकि बारिश नहीं होती है, तो उस टाइम पे पेड़ अपनी जो पत्तियां हैं वो गिरा देते हैं।
फिर यहाँ पे इसके अलावा जो ज़्यादा पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा ज़मीन की ऊंचाई से पानी खींच सकते हैं, ऐसे पेड़ हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बॉटल ट्रीज है, बेबोज है, ऐसे पेड़ भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा थॉर्नी बुशेस यानी कि कांटे वाली झाड़ियाँ यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। गम जिस पेड़ों से निकलता है, गोंद जिन पेड़ों से निकलता है, वो पेड़ भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सवाना में मिलने वाले पेड़ों की अगर हम बात करें तो इनकी ज़्यादा हाइट हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और यहाँ पे मिलने वाली ये जो सवाना घास है, ग्रासेस जो है, इसकी अगर बात की जाए तो 6 से 12 फीट तक की इसकी हाइट हमें देखने के लिए मिलती है। और इसमें कुछ घास ऐसी भी होती है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, 15 फीट तक हमें देखने के लिए मिलती है, जिसे एलिफेंट ग्रास भी आपके बोला जाता है। ये आपको यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा, ये सवाना ग्रास है। यहाँ पे जिराफ जो है इस प्रकार के क्षेत्र के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके का होता है सवाना में, पेड़ बहुत कम है, दूर दूर है, बहुत बीच में घास है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पे मिलने वाले जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स ज़्यादा डीप होती है, यानी कि गहरी जड़ें पेड़ों के अंदर देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बरसात इतनी ज़्यादा नहीं होती, और होती भी है तो सिर्फ लिमिटेड समर सीजन, गर्मियों के टाइम पे हमें देखने के लिए मिलती है। इस वजह से इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत नीचे जा करके पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ऐसे यहाँ पे मिलने वाले घास की अगर हम बात करें तो ड्राई सीजन के अंदर जनरली घास जो है वो सूख जाती है, और जैसे ही बारिश होती है तो अपने आप बारिश में पानी मिलने से वो घास अपने आप हरी भरी हो जाती है। और पानी कम यहाँ पे होने की वजह से थॉर्नी स्क्रब्स जो है, यानी कि कांटे वाली जो झाड़ियाँ हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। मेजर जो स्पीसीज है, मुख्य जो प्रजातियाँ हैं जो कि ग्रासेस की मिलती हैं, उसके अंदर माले, मुल्गा और स्पिनिफिक्स ग्रास हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिलने वाले प्राणी संपदा की, यानी कि एनिमल लाइफ हमें सवाना के अंदर कैसा देखने के लिए मिलता है। एनिमल लाइफ की अगर हम बात करें तो ये वाइल्ड एनिमल्स का, यानी कि आपके जो जंगली जानवर है उनका घर बोला जाता है अफ्रीका के क्षेत्र को। इसे बिग गेम कंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ये जो प्राणी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और उन बड़े बड़े प्राणियों का शिकार भी हमें इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जो कि खास करके उनकी चमड़ी के लिए, या फिर उनके सींग के लिए, या फिर उनके दांत, उनके बाल और उनकी हड्डियों के लिए ये उनका जो शिकार है वो हमें इस क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें, दो टाइप के एनिमल ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले हैं हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव वो हैं जो कि घास को खाते हैं। दूसरे हैं मांसाहारी जीव। शाकाहारी जीव के अंदर अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अलर्ट ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। शाकाहारी जीवों के अंदर, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर, हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर जेब्रा है, एंटीलोप है, यानी कि हिरण है, जिराफ है, डियर है, गेजले है, एलिफेंट है, हाथी है, ओक्पाई है। ये मेजर एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। और जनरली इन एनिमल्स के कलर की अगर बात की जाए तो ग्रीन और ब्राउनिश कलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घास का हरा और ब्राउन कलर हो जाता है जब वो घास सूख जाती है, तो उसी के कैमोफ्लेज यानी कि घास के जैसा ही रंग प्राणियों का होता है, ताकि वो जो शिकारी प्राणी हैं उनसे अपनी सुरक्षा कर सकें। कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, मांसाहारी जो यहाँ पे मिलने वाले मुख्य प्राणी है उसके अंदर अगर हम बात करें तो लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, हैना, पैंथर, जगुआर, जयकाल, लेनिक्स, पुम्पा, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही पावरफुल जॉज होते हैं इनके, काफ़ी बड़े बड़े दांत होते हैं और जबड़े बहुत ही हमें मजबूत जबड़े इनके देखने के लिए मिलते हैं। और जनरली इनका नेचुरल कलरिंग ऑफ जो लाइट है वो भी येलोइश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ताकि ये भी अपने आप को सवाना का जो बैकग्राउंड है उसमें अपनी सुरक्षा कर सकें, इजीली वहाँ पे छुप सकें। इसके अलावा यहाँ पे रेप्टाइल्स और मैमल्स भी बहुत मिलते हैं, यानी कि सर्प और
जो स्तनधारी जीव है उनकी भी संख्या बहुत देखने के लिए मिलती है, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गए, मगर हो गए, एलिगेटर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, जाइंट लिजर्ड हो गए। ये बड़ी बड़ी छिपकलियों के अलग अलग प्रकार हैं। फिर लार्ज राइनोज हो गए, गैंडा हो गया, हिप्पोपोटामस हो गए, ये प्राणी भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पक्षियों की भी काफ़ी संख्या देखने के लिए मिलती है। स्नेक्स की यानी कि आपके सांप की भी काफ़ी संख्या देखने के लिए मिलती है। बटरफ्लाईज, तितलियाँ अलग अलग प्रकार की देखने के लिए मिलती है। मॉथ्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए इन सब प्राणियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाए गए हैं, नेशनल पार्क जो है वो बनाए गए, ताकि का संरक्षण किया जाए और टूरिस्ट जो है, लोग घूमने के लिए जो आते हैं, उनको भी इस क्षेत्र के अंदर आकर्षित किया जा सके। तो हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की सवाना के अंदर, यानी कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके के हमें देखने के लिए मिलते हैं। मुख्यतः किस प्रकार, कौन से आदिवासी लोग यहाँ पे ज्यादातर हैं, कौन सी प्रजातियां हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो मुख्यतः हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे ट्राइब्स, कई सारी आदिवासी जातियां देखने के लिए मिलती हैं, जो या तो कैटल पेस्टोरिस्ट हैं, यानी कि पशुओं को पालते हैं, जैसे कि मसाई, जो कि ईस्ट अफ्रीका के प्लाटू रीजन में रहते हैं, जो कि नॉर्दर्न नाइजीरिया के अंदर है। उत्तरी नाइजीरिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन मसाई इन मसाई कैटल पेस्टोरिस्ट की अगर बात की जाए तो ये मसाई लोग जो है ये सेंट्रल सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे रहने वाली प्रजातियों की। तो मसाई प्रजाति के जो लोग हैं वो कैटल पेस्टोरलिस्ट है, जो जनरली ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया और युगांडा देश जो है, यहाँ के सेंट्रल हाईलैंड मध्य जो उच्च क्षेत्र है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लगभग मिड 19वीं सेंचुरी के अंदर, मध्य 19वीं शताब्दी के अंदर 50,000 तक की इनकी संख्या हमें देखने के लिए मिली थी। इन प्रजातियों की अगर बात की जाए तो ये प्रजाति यहाँ पे पशुओं को पालती है, उसके अलावा खेती भी करते हैं लोग, प्लांटेशन भी करते हैं, जिसमें खास करके कॉफी, टी और कॉटन, कॉफी, चाय पत्ती और कपास की खेती इन लोगों के द्वारा हमें देखने के लिए मिलती है। और शिकार की प्रवृत्ति भी जो है इस यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। इस क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हमें देखने के लिए मिली हैं। कई बार यहाँ पे ड्राउट्स आ गए हैं, यानी कि जो दुष्काल का प्रभाव है हमें इन क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इन ये जो केटल्स रखते हैं, पशुओं को जो पालते हैं, उसके अंदर हमें जो मुख्य पशु है वो ज़ीबू देखने के लिए मिलता है। ज़ीबू कैटल जो उसके हम्स होते हैं, उसके बड़े बड़े सींग हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसको दूध के लिए, साथ ही साथ कहते हैं उसको कहते हैं उसके मांस को खाने के लिए उसका पालन किया जाता है। यहाँ पे जनरली जो कहते हैं पशु का पालन है वो दूध के लिए करते हैं, और जो मिल्क यील्डिंग का जो कार्य है, मिल्चिंग का जो काम है, वो यहाँ पे वुमेन्स के द्वारा, औरतों के द्वारा दूध निकालने का काम मुख्यतः हमें देखने के लिए मिलता है। और दूध या तो फ्रेश पिया जाता है, ठीक है, या तो उसको कहते हैं वो जो दूध निकलता है जैसे वैसे ही पी लेते हैं, या फिर उसको खट्टा करके या फिर की दही जमा के वो लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा ये लोग गाय ये भी पालते हैं, बुल्स यानी कि ऑक्सेस जो हैं वो भी पालते हैं। तो उन
के दूध के अलावा उनका जो खून है, उनका जो ब्लड है उसको भी ये लोग पीते हैं, जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, उसके गले में एक वेन जो होती है, एक नस जो होती है, उसको काट करके खून को इकट्ठा करते हैं और वो भी ये लोग कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा जब इनके पशु वगैरह मर जाते हैं तो उसका जो लेदर है, चमड़ा जो है, उसका भी उपयोग इन लोगों के द्वारा देखने के लिए मिलता है। जनरली मसाई प्रजाति के जो लोग हैं, ये लोग जो कैटल्स यानी कि जो पशुओं को पालते हैं, जैसे कि ये जेबू हो गया, उसके अलावा आपके कैटल्स हो गए, गाय हो गए, ये तो उसको इनका सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है वो इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उनके पास कितने ज़्यादा घेंटा, बकरियां या गाय या फिर आपके ऑक्सेस हैं, तो कितने ज़्यादा उनके पास कैटल्स हैं, पशु है, उस आधार पर ये निश्चित किया जाता है कि वो कितने ज़्यादा वेल टू डू हैं, यानी कि उनकी कहते हैं जो वेल्थ है कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा खेती भी हमें देखने के लिए मिलती है। हालांकि खेती का बहुत ज़्यादा विकास इस क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी खेती ये लोग सिर्फ लिमिटेड अपने भोजन के लिए ही करते हैं। अदरवाइज दूसरी जो वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स प्रजातियां हैं, जैसे कि हौसा है, ठीक है, ये इसके नज़दीकी क्षेत्र में रहते हैं और ये खेती करते हैं, तो उनके साथ इनका बार्टर सिस्टम चलता है। यानी कि ये लोग शिकार करते हैं, दूध निकालते हैं, पशुओं को पालते हैं और वो दूसरे जो है वो खेती करते हैं, कृषक हैं तो उनसे ये अनाज ले लेते हैं, उनको अपना दूध दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार्टर सिस्टम हमें इनका देखने के लिए मिलता है। हौवा जो लोग है हौसा जो लोग हैं, ये लोग विलेजेस में शहरों में और कहते हैं गाँव इनके देखने के लिए मिलते हैं। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो अराउंड 1,35,000 तक इनकी संख्या हमें देखने के लिए मिलती है। और ये लोग जो खेती करते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित खेती इन लोगों के द्वारा हमें देखने के लिए मिलती है। मुख्यतः कौन कौन सी पाक उगाते हैं, तो मकई है, मेज है, इसके अलावा मिलेट है, मोटे अनाज है, फिर कौन है, ये ग्यूनिया कौन है, यानी कि ग्यूनिया में होने वाला एक पर्टिकुलर प्रकार की मकई है, ग्राउंडनट्स है, मगफड़ी है, बनाना है, केले हैं, फिर बीन्स हैं। ये मुख्य पाक जो है इन लोगों के द्वारा उगाई जाती हैं। और स्थानांतरित खेती के अंदर क्या होता है, जंगलों को काट करके खेती करते हैं, फिर उस जमीन को 4-5 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और आगे दूसरे जमीन पे ये बढ़ जाते हैं, वहाँ पे खेती करने लगते हैं। कई कई क्षेत्रों के अंदर कुछ एडवांसमेंट हुए हैं, खेती के अंदर कुछ विकास हमें देखने के लिए मिले हैं, जिसके अंदर क्रॉप रोटेशन किया जाता है, यानी कि एक साल एक पाक लगाई जा रही है, दूसरे साल बदल करके दूसरी पाक लगाई जाती है, तो वो सेम पाक नहीं लगाई जाती ताकि जमीन की जो फलद्रुपता है वो खत्म न हो। इसके अलावा ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी देखने के लिए मिलता है। ये लोग भी पशुओं को पालते हैं, बकरी, घेटा है, उनको दूध और मीट दोनों के लिए ही इसका पालन जो है इन लोगों के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये मेजरली यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में है। ये लोग जो उगाते हैं ये बारिश के शुरू होने से पहले अप्रैल के टाइम में जनरली खेती शुरू करते हैं, बीजों को बो देते हैं और बाद में जब बारिश होती है तब इनको पानी मिल जाता है और इनकी जो फसल है वो अच्छी हो जाती है। और जनरली जो फसल को काटते हैं वो सितंबर के माह में, सितंबर मंथ में हार्वेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। अब इस रीजन के प्रॉब्लम्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ की समस्याओं की और कहते हैं यहाँ के क्षेत्रों की विकास की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे घास के मैदान होने के वजह से और बारिश बहुत कम होने की वजह से, सर्दियाँ जो हैं काफ़ी ठंडी होने की वजह से इन क्षेत्रों का विकास जो है वो काफ़ी कम हुआ है। तो यहाँ पे प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट हो सकता है, उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे किया जा रहा है, जैसे कि कॉटन हो गया, कपास हो गया, केन शुगर हो गया यानी कि शेरडी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऑयल पाम हो गया, ग्राउंडनट, मगफड़ी हो गया, ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है जैसे कि एवाकाडो, ये उष्णकटिबंधीय कुछ पर्टिकुलर फल होते हैं वो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो इसके अलावा ये जो क्षेत्र है यहाँ के लोग ज़्यादा आदिवासी हैं, ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, इसलिए ये अंग्रेज़ों के काल के टाइम पे अगर हम देखें तो स्लेवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, यानी कि दास्ता की जो समस्या है। फिर इन क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करें, ड्राउट बहुत आते हैं, यानी कि दुष्काल बहुत आते हैं। दुष्काल की वजह से खेती पर प्रभाव और ये जो पशुओं को पालते हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए
मिलता है। तो ये मेजर यहाँ की समस्या है। और ये जो क्षेत्र है सवाना वाला, इसको इवन कैटल कंट्री भी बोलते हैं, यानी कि पशुओं का देश भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरे विश्व से तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या यहाँ पे हमें मिलती है। और खास करके ज़ेबू जो कैटल है, प्राणी जो है, वो सिर्फ हमें यहीं पे देखने के लिए मिलता है। ज़ेबू को इवन बोन्स के लिए, उसकी हड्डियों के लिए भी पाला जाता है, उसकी हड्डियों का भी यूज़ ये लोग करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ हमें बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। जो यहाँ पे मिलने वाली एक मक्खी है टेस्टे फ्लाई, उसकी वजह से ये हमें ये नागना और स्लीपिंग सिकनेस जैसे जो बीमारियां हैं वो इस क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो ये मेजर कुछ इस एरिया की प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी ये कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली की जो बीमारियां हैं वो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इस एरिया के अंदर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खेती के लिए देखा जाए तो यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी उपयुक्त है। अगर सिंचाई की सुविधाएं हो जाए तो इस क्षेत्र में अच्छी खेती की जा सकती है और अच्छा अनाज का उत्पादन या अच्छे रोकड़ या नापाक का उत्पादन इस क्षेत्र के अंदर किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। होप आप लोग जो वीडियोस हैं वो देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।